नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम उत्तराखंड की सीरीज में अगले इतिहास के भाग को जानेंगे, जिसमें गुप्तोत्तर काल, पौरव वंश और कार्तिकोई पूर्व वंश का उदय के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो और उत्तराखंड सीरीज की यह भाग 4 है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं पौरव वंश, हर्षवर्धन का जो समय था, फिर यशोवर्मन कौन था, फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ यहाँ पे क्यों आए और कहाँ से उसकी जानकारी प्राप्त होती है, कार्तिकेय पूर्व राजवंश किस प्रकार इसका उदय होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ कि जब गुप्त आए, यहाँ पे गुप्तों का साम्राज्य था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यहाँ पे उत्तर का जो भाग है, उत्तरी क्षेत्र का जो भाग है, वो समुद्रगुप्त के अंतर्गत था। तो समुद्रगुप्त के क्या रहे होंगे, ये हो सकता है सामंत हों या फिर ये पहाड़ी क्षेत्र में हो, जहाँ पर उनके क्या है कि जहाँ पे समुद्रगुप्त का राज्य नहीं था, जिस प्रकार कुनिंद के साथ में बात हुई थी। तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जब धीरे धीरे जो गुप्तोत्तर काल है, यानी गुप्त काल का जब पतन आरंभ होता है, यानी कि स्कंदगुप्त के बाद का समय अगर हम मानते हैं, तो स्कंदगुप्त के बाद के समय में क्या होता है कि अब धीरे धीरे यहाँ पे जो छोटे छोटे राजा थे वो स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से कुछ ना कुछ नए राज्य वहाँ पे बनने लग जाते हैं। जैसे शत्रुघ्न नगर इधर हो जाता है, और ये बीच का जो पूरा हिस्सा है ये ब्रह्मपुर नगर बन जाता है। यानी ब्रह्मपुर जो राजवंश है, पौरव राजवंश है, उनका ये शासन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कल्याण बर्मन का राज्य होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर अन्य राज्य बनते रहते हैं। जैसे इधर साइड आपका शत्रुघ्न नगर हो गया, ठीक है, इधर मित्र राजवंश का हो गया थोड़ा बहुत, फिर यहाँ पे ब्रह्मपुर आ गया यहाँ पे, और चमोली के पास में ही लास्ट में यहाँ पे कार्तिकेय पूर्व वंश यानी कि करतारपुर वंश यहाँ पे शुरू हो जाता है। करतारपुर वंश को तो जो नागवंशी होते हैं तो वह समाप्त कर देते हैं। उसके बाद वहीं से फिर कार्तिकेय पूर्व वंश उठना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो को हम और जानते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। गुप्तोत्तर काल में अब सभी शासक स्वयं के राज्य को स्वतंत्र करके अपना शासन चलाने लगे थे। क्योंकि अगर केंद्र में कोई शासन है, लेकिन केंद्र जब कमजोर पड़ गया, तो उसके बाद क्या होगा कि अब वह जो छोटे छोटे राज्य हैं वह उनकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। और साथ में अब क्या करेंगे, वो केंद्र कमजोर है, उनको पता है कि अगर हम युद्ध की स्थिति बनाएंगे तो केंद्र हार सकता है, इसलिए वह या केंद्र उनसे लड़ने ही नहीं आएगा। इसलिए वह क्या करते हैं कि छोटे छोटे राज्यों को अब स्वतंत्र करने लग जाते हैं और छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे। इस कड़ी में यहाँ पर मित्रवंश, शत्रुघ्न नगर, कार्तिकेयपुर नगर, सुवर्ण गोत्र से बोला जाता है कि यह एक स्त्री राज्य था। और कहाँ पर था यह, तो यह लगभग में इस वाले क्षेत्र में जो है टिहरी गढ़वाल, जो जौनसार वाले क्षेत्र के आसपास के जो बताते हैं कि यहाँ पर सुवर्ण गोत्र एक राज्य था, जहाँ पे स्त्री राज्य भी से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो शासिका थी वो स्त्री थी। और फिर ब्रह्मपुर में भी शासक बन चुके थे। तो अनेक जो छोटे छोटे राज्य थे वो अब स्वतंत्र होकर शासन स्वयं करने लगे थे। अब जब यह अराजकता का काल है, तो इसके बाद क्या होगा कि हर्षवर्धन का समय जब आता है, हर्षवर्धन का समय जब आएगा, तो हर्षवर्धन क्या करेगा, अब इनको फिर एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। हर्षवर्धन दोबारा से यहाँ पे क्या करेगा कि अपना साम्राज्य बढ़ाएगा, विस्तार करेगा, और यहाँ पे फिर सब राजाओं को अपना सामंत बनाएगा। हर्षवर्धन के काल की सबसे बड़ी यही बात है कि इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को एक नया रूप दिया था। तो सामंतवादी व्यवस्था यहाँ से आ गई। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब है कि अगर कोई केंद्र का राजा है, उसके बाद उसमें क्या होता है, केंद्र से वह फिर जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उसने कहा कि आप ठीक है, अपने राज्यों पे आप राज करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ जो आप टैक्स लेते हैं जनता से, वो टैक्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे भी आपको देना पड़ेगा। तो वह फिर सामंतवादी शासन हो जाता है। इसके बाद हर्षवर्धन के काल के दौरान फिर उसने पूरे उत्तराखंड को अपने राज्य में मिला दिया। और हर्षवर्धन के समय में ही 620 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आता है। ह्वेनसांग कौन था, तो एक चीनी यात्री था। और ह्वेनसांग का वृतांत है उनका, तो उसमें उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है। और जब वह यहाँ से लौटता है तो वह तिब्बत होते हुए वापस है, मतलब हर्षवर्धन के समय में वह हर्ष के काल में भी जाता है, वहाँ पे बौद्ध धर्म से अन्य चर्चाएं होती है, वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। और उसके बाद जब वो वापस लौट रहा होता है, कौन, ह्वेनसांग, तो वह क्या करता है कि अब वह तिब्बत के रास्ते, क्योंकि उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो तिब्बत से जुड़ी हुई हैं, तो तिब्बत के रास्ते वो वापस चीन पहुँचना चाह रहा होता है, तो यहाँ पर रुकता है बीच में। तो अपने यात्रा वृत्तांत वह सीयूकी में लिखता है। ह्वेनसांग यहाँ हरिद्वार में पहुंचता है, उसने इसे सीयूकी उसने कहा है। और यहाँ कहा है कि यह नगर 20
ली के घेरे में, 20 ली का मतलब है कोई चीनी माप तोल की कोई प्रणाली होगी, तो उसने लिखा है। तो उसने हरिद्वार को अपने जो यात्रा वृत्तांत है सीयूकी में, उसमें लिखा है कि यह भागीरथी, उसने भागीरथी नदी मानी है उसके, और भागीरथी क्योंकि उस टाइम पे गंगा नदी की बात शायद नहीं होती होगी या फिर उसे पता नहीं होगा, तो उसने भागीरथी नदी माना है और उसने कहा है कि वह 20 ली यानी कि चीनी माप के घेरे में स्थित है। उसके बाद उसने बताया है कि यहाँ का जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राज्य है तो वह ब्रह्मपुर उसने बताया है, और पोली हीमो पुलो करके उसने बताया है, और कई जगहों पे अन्य नाम भी इसके आते हैं, तो आप एक बार कंफर्म करिए, कहीं पे पोलो कीमो पोलो भी आता है। तो एग्जाम में जिस प्रकार से पूछा जाएगा आपको उस हिसाब से उसका उत्तर देना है। उसके यात्रा वृत्तांत में यह भी पता चलता है कि उस समय यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो ब्रह्मपुर था, जिससे उसने क्या कहा है, तो यह कुछ कहा है, यानी कि पोली हीमो पुलो, परीक्षा वाणी के हिसाब से यह है, या अन्य किताब के हिसाब से कहीं पे पोलो कीमो पोलो करके भी आता है। साथ ही यह भी कहा है कि यह हर्षवर्धन के अधीन था, और उसने यह कहा है कि जो यह ब्रह्मपुर राज्य था उस टाइम पे, तो यह हर्षवर्धन के अधीन था। हर्षवर्धन का जो शासन काल है तो बताया 606 से 647 ईस्वी के बीच का शासनकाल हर्षवर्धन का है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म काफ़ी प्रसिद्ध था, यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का भी उसने उल्लेख किया है। और हर्षवर्धन के समय में क्या होता है, तो हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। तो अब हम जानते हैं ब्रह्मपुर पौरव राजवंश के बारे में। पौरव राजवंश की जानकारी के जो स्रोत हैं, अब हम किसी राजवंश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके स्रोत क्या हैं। तो स्रोत हैं उसके तालेश्वर अभिलेख। कहाँ से मिला है, तो कुमाऊं क्षेत्र से यह तालेश्वर अभिलेख मिला है, और ह्वेन-त्सांग के विवरण के अनुसार पौरव राजवंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तालेश्वर अभिलेख में क्या है, तो तालेश्वर अभिलेख में 5 राजाओं के नाम मिलते हैं, जो कि विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय और प्रथम हम इन्हें मान सकते हैं। तो तालेश्वर अभिलेख कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र से मिला है, और किसके शासन के बारे में हमें सूचना देता है, तो पौरव वंश के बारे में हमें सूचना देता है। और तालेश्वर अभिलेख में कितने राजाओं के नाम मिले हैं, तो 5 राजाओं के इसमें नाम मिले हैं। और साथ में इसमें क्या हो रखा है, जो 5 राजाएं हैं उनमें से 2 राजा, जो पहले के 2 राजा है उसमें कोई उपाधि नहीं लगी हुई है, और जो बाद के 3 राजा हैं उनमें उपाधि लगी हुई है। तो अब उपाधि क्या है उनकी, तो उनकी उपाधि है परम भट्टारक, महाराजाधिराज जो उनके नाम है, उसके बाद फिर अग्निवर्मन साहब, फिर धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन, इनके नाम के आगे क्या है, तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज करके उपाधि लगी हुई है। और ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा, तो यह माना जाता है कि संभवतः जो ये पहले के 2 राजा हैं यह हर्षवर्धन के समय में उनके सामंत रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि से सुशोभित नहीं किया, क्योंकि हर्षवर्धन ही सबसे बड़ा उस समय राजा हुआ करता था। उसके बाद जब 3 राजा जो हुए तो उस समय हर्षवर्धन के साथ मृत्यु हो चुकी होगी, और उसके बाद उन राजाओं का शासन चला होगा, तो उन्होंने फिर अपने आगे परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि लगाई है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में फिर अराजकता का समय माना गया है। मतलब अब फिर से क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वह फिर स्वतंत्र होकर उठने शुरू होंगे। उसके बाद शायद बाद के 3 राजा हों, मतलब उसके बाद के शायद ये 3 राजा हों। तो पौरव वंश के बारे में इसी प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो पॉइंट मैंने आपको बताया यह आपको परीक्षा से संबंधित पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पौरव वंश से संबंधित कुछ जानकारी इस प्रकार से है। नाम के आधार पर वंशानुगत शासन, मतलब अगर नाम के आधार पर हम देखें, जैसे वृषवर्मन या विष्णुवर्मन के हम देखें, तो बर्मन करके इनका आता है नाम, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद यह वंशानुगत शासन था। जब हम कुनिंद को पढ़ते हैं तो कुनिंद में ऐसा नहीं होता है, माना जाता है गणराज्य शासन था। तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि वंशानुगत, यानी कि पिता के बाद पुत्र को गद्दी राजा की मिलेगी। तो इस प्रकार से शायद उनका वंशानुगत शासन होता होगा। उसके बाद कहाँ से प्राप्त होती है जानकारी, तो तालेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह भी आपको नोट करके रखना है। राज्य की प्रमुख आय राजस्व द्वारा होती थी। राज्य की जो प्रमुख आय थी, जो वहाँ पे धान्य आता था, तो वह राजस्व का मतलब होता है कर से होता था। भाई हर जगह ऐसा ही होता है। राज्य की प्रमुख आय किससे होती है, कर से होती है। चाहे आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो राज्य की, यानी कि राज्य को अगर हम देश मान के चलते हैं तो राज्य की आय कहाँ से होती है, तो कर से प्राप्त होती है। और कर उस समय क्या था, तो भूमि पर लगने वाला ज़्यादातर उस समय कर होता था, क्योंकि वहाँ पे उस समय क्या की जाती थी, तो कृषि खेती की जाती थी। तो वहाँ पे फिर क्या होता था कि भूमि पे ही ज़्यादा कर लगाया जाता था। और कर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके 3 प्रकार के कर थे, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। सिंचित भूमि कितने प्रकार की होती थी, तो 2 प्रकार की उनके समय में भूमि थी। जैसे सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता था, मतलब जिसकी सिंचाई होती थी,
और जो असिंचित भूमि थी तो उसे सारी भूमि कहा जाता था। यह आपने पॉइंट याद करके रखना है। केदार भूमि मतलब सिंचित भूमि और असिंचित भूमि को सारी भूमि वहाँ पे कहा जाता था। करों के प्रकार की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के वहाँ पे कर होते थे पौरव राजवंश में। भाग, भोग और बलि नामक एक कर होता था। भाग कर क्या था? तो भूमि पर लगाया जाने वाला कर यानी कि भूमि कर वह था। भोग क्या था? तो भोग नगद कर था। जो व्यापारी लोग थे, जैसे जो तिब्बत वाले क्षेत्र के हैं, जैसे तिब्बत वाले क्षेत्र हैं, अब उनके पास जमीन तो नहीं होगी लेकिन वो व्यापार करते थे भाई। कभी कभी भेड़ बकरियों का व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे या अन्य व्यापार करते थे। तो उनके पास क्या होगा, भूमि नहीं थी लेकिन वह व्यापार करते थे। और अगर सिर्फ भूमि पे ही कर लगाया जाए तो राजा फिर इनसे क्या होगा, कर इनको इनसे नहीं मिल पाएगा क्योंकि इनके पास तो भूमि है ही नहीं। तो इसलिए व्यापारी का व्यापार नामक का एक कर लगाया जाता। तो वह कर था भोग कर, व्यापारी लोगों हेतु जिनके पास भूमि नहीं हो। तो भाग कर क्या था? भूमि कर था। भोग कर नगद कर था। और बलि कर का एक जानकारी प्राप्त होती है, शायद धार्मिक कर हो लेकिन प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब बलि कर अगर हम हर्षवर्धन के समय की बात माने तो वहां पे बलि कर एक धार्मिक कर था। तो माना जाता है कि यह भी शायद एक धार्मिक प्रकार का कर हो, लेकिन उसके प्रमाण अभी तक हमें मिलते नहीं हैं। प्रशासन की अगर हम बात करें पौरव वंश के, तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी देश। यानी कि सबसे पहले जो पहली इकाई थी वह थी देश। उसके बाद आता था आपका भुक्ति। उसके बाद आता था आपका तहसील, जो तहसील क्षेत्र स्तर पे पाठक कहते थे। और ग्राम पर ग्राम छपटलिक ऐसा करके नाम आता है उनका। तो इस प्रकार क्या क्या होता था? देश, भुक्ति, पाठक और ग्राम छपट लिख करके उनका नाम आता है। प्रशासन की जो इकाइयां होती थी, सबसे बड़ी इसमें देश होती थी। सर्वोच्च पद राजा का होता था। मतलब जो न्यायपालिका और कार्यपालिका जो प्रधान होता था तो वह कौन होता था जी? आपका राजा होता था। उसके बाद प्रधानमंत्री, जो राजा के बाद जो होता था, तो प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। कई बार यह क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है और साथ में इंडियन हिस्ट्री में भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि अमात्य क्या होता था? प्रधानमंत्री, यानी राजा को जो मुख्यमंत्री होता था प्रधानमंत्री, उसे अमात्य कहते थे। उसके बाद कुमारा मात्य, यानी कि जो सबसे बड़ा राजकुमार होता था उसे कुमारा मात्य कहते थे और अन्य राजकुमारों को कुमार खाली कहते थे। उसके बाद फिर बलाध्यक्ष आता है, यानी कि जो सेना का प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? तो बलाध्यक्ष उसे कहा जाता था। उसके बाद जो कारगिक करके एक नाम आता है। कारगिक मतलब जो राजा को सूचना पहुंचाने वाला, यानी कि कहां पर क्या हो रहा है, गुप्तचर जो है राजा को सूचना पहुंचा रहा है, तो वह कारगिक कहलाता था। उसके बाद दंड देने वाला अधिकारी, दंडपाशिक, यानी कि जो पुलिस अधिकारी होता था तो वह दंडपाशिक कहलाता था। जो क्या करता था? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, यानी न्याय और कानून की व्यवस्था को जो देखता था वहां राज्य में, तो वह क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। आगे क्या होता है? राज यशोवर्मन का अब क्या होता है? जब हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, 720 ईस्वी के आसपास यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन क्या करता है? अब वहां पे जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, कन्नौज में एक नया अपना क्या करता है? राज्य को शासन शुरू करता है और वहाँ पे फिर दोबारा से अपने राज्य को विस्तार करने लग जाता है। क्योंकि हर्षवर्धन के बाद फिर अराजकता का समय है, जो छोटे छोटे राज्य वो स्वयं स्वतंत्र होने लगे। लेकिन फिर कन्नौज का यशोवर्मन आता है और वह दोबारा से अपने राज्य को विस्तार करके एक करना चाहता है। और होता क्या है कि वह कर भी लेता है, मतलब वह यहाँ पे उत्तराखंड में भी अपना शासन शुरू कर देता है। यहाँ पर भी अपने सामंत जैसे जो पहले चल रहा था हर्षवर्धन के समय पर, वही यहाँ पर दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन है? तो कश्मीर के कारकोट वंश के वह एक क्या है? राजा हैं, शासक हैं। और वह क्या करते हैं कि 720-22 के आसपास की यह बात है। तो उस समय क्या करते हैं कि ललितादित्य मुक्तापीड़ कहाँ आते हैं? अब यशोवर्मन का राज्य विस्तार कर लिया है अपना 720 के आसपास में। उसके बाद वहाँ पे कौन आएंगे? तो ललितादित्य मुक्तापीड़, 745 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापीड़ यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ पे नहीं आएंगे, वो कन्नौज में जाएंगे। कन्नौज में उनका युद्ध करेंगे किसके साथ में? तो यशोवर्मन के साथ में वह युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के पश्चात क्या होता है कि यशोवर्मन उनसे हार जाता है। किससे? ललितादित्य मुक्तापीड़ से हार जाता है। और उसके बाद जब ललितादित्य मुक्तापीड़ वहाँ पर राज कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अब ललितादित्य मुक्तापीड़ उत्तराखंड की तरफ बढ़ने शुरू करते हैं। उत्तराखंड में भी अब भाई इसको हरा दिया, जब राजा ही हार गया, जो केंद्रीय राजा था वो हार गया, तो अब जो उसके सामंत हैं, जो राजा जीता हुआ है उसके साथ हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो फिर क्या होता है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ उत्तराखंड की तरफ आता है और बोला जाता है कि वह गोपेश्वर जोशीमठ वाला क्षेत्र वहाँ तक भी वह पहुँच जाता है। और उसके बाद क्या करता है, जो गोपेश्वर और जो जोशीमठ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कार्तिकेयपुर करके
राजवंश या कार्तिकेयपुर नगर था, वहाँ पे छोटा सा एक शासन चल रहा होता है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ क्या कहता है उनको कि भाई अब तुम मेरे सामंत बन जाओ और तुम मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या करो, शासन करो। तो वहाँ से फिर शुरू होता है किसका, वहाँ पे कौन सा राजवंश शुरू होता है, तो वहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश शुरू होता है। उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड़ यहाँ से चला जाता है और साथ में फिर मध्य एशिया की तरफ वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये दोबारा से स्वतंत्र हो गए और कार्तिकेयपुर राजवंश की यहाँ पे नींव पड़ जाती है। और इसका जो संस्थापक था तो उसे बसंत देव माना जाता है। बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार पौरव राजवंश के बाद हम अब यहाँ पे किसका उदय हो चुका है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश का। और पौरव राजवंश कैसे खत्म हुआ, तो यशोवर्मन ने भाई राज्य विस्तार किया और फिर दोबारा से अपने सामंत वहाँ पे बना लिए। तो इस प्रकार अब राज्य खत्म हो जाएंगे और कार्तिकेयपुर एक नया राजवंश की यहाँ पे नींव रखी जाएगी। और किसके द्वारा, तो बसंत देव के द्वारा। और पहला जो स्थान था वहाँ पे जोशीमठ में, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक पॉइंट जो अन्य पॉइंट है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 6वीं 7वीं शताब्दी में नागपति नाग के बारे में पता चलता है, जिसने इस क्षेत्र को जीता था। और 12वीं शताब्दी में अशोक चल नेपाल ने इस क्षेत्र को जीता था। 1191-92 के आसपास की यह बात है। तो उसका नाम भी इसमें मिलता है, किसमें, गोपेश्वर के जो त्रिशूल लेख है, तो उसमें 2 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त है। एक तो नागपति नाग और दूसरा अशोक चल ने भी अपना नाम इसमें लिखवाया है। और क्या लिखवाया है कि उस समय इन्होंने यहाँ पे राज्य को जीता था। तो यह पॉइंट भी आपने नोट करके रखना है। तो आखिर अब कैसे कैसे क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ, वो गुप्त काल चल रहा था, गुप्तोत्तर काल चल रहा था। उस समय राजा सुदम को स्वतंत्र करा लेते हैं सारे राजा। और वहाँ पे फिर ब्रह्मपुर नामक एक राज्य की क्या होता है, स्थापना हो जाती है। 600 मानते हैं कि 625 के आसपास की यह बात है। और आगे यह 700 के आसपास चलता है, 600 से और 725, यानी कि अब हम जो मुख्य बात करें तो 647 के आसपास, क्योंकि 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और 725 के आसपास जो 3 राजा हमने बाद के 3 राजा बताए, जिन्होंने महाराजा परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि दी है, तो माना जाता है कि यह काल उनका रहा होगा। उसके बाद फिर दोबारा से वहाँ पे क्या होता है, यशोवर्मन का राज हो जाता है। तो वहाँ पे अपना राज्य को विस्तार करता है। फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ से हार जाता है। और जो हमें ब्रह्मपुर के राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि पौरव वंशों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वह एक तो तालेश्वर अभिलेख और दूसरा जो शियुकी करके वर्णन है, किसका वर्णन है, तो वैनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। और माना जाता है कि उस समय का बहुत बड़ा राज्य यह हुआ करता था। और किसके अंतर्गत था, तो हर्ष का अंतर्गत था। यह किसने बताया है, तो वैनसांग ने यह बताया है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी। वह किस नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना नदी, भागीरथी नदी, कोसी नदी या फिर मालिनी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मालिनी नदी के किनारे। प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मलारी या फिर अलकापुरी। तो यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, केदारनाथ के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की यहाँ पर पुष्टि होती है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की यहाँ पर पुष्टि होती है, नागों के, यक्षों के, खसों के या फिर शकों के। तो इसके बारे में हमें क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया है, जो पहला लेक्चर है उसमें आपको मैंने इसके बारे में बताया है। अल्मोड़ा के जाखन देवी के मंदिर से किसकी पुष्टि होती है, तो वह होती है यक्षों की पुष्टि। छांगलेश की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो छांगलेश वाला जो राजवंश है वह कहाँ पर है, लाखा मंडल वाले क्षेत्र में। और जो राजकुमारी ईश्वरा का मैंने जो लेख बताया था तो वह भी इसी से संबंधित है। तो कहाँ से प्राप्त होती है, पौड़ी से, कालसी से, लाखामंडल से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो लाखामंडल से यह प्राप्त होती है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो आपको जरूर एक बार मतलब याद इनको रखना पड़ेगा। कुणित शासन का सबसे बड़ा महान शासक किसे माना जाता है, सुबाहु को, धनभूति को, अमोद भूति को या फिर गोमित्र को। तो यह माना जाता है अमोद भूति को सबसे बड़ा या महान शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके जो नाम है उसमें महाराजा धीराज करके इनका नाम आता है, जो इनके मुद्राएं हैं उसमें। तालेश्वर अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले, कुणिंद, कत्यूरी, चंद या फिर पौरव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौरव राजवंश। उसके बाद है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हर्ष चरित्र से, राज तरंगिणी से, रामासार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केदार मंडल पर, यानी कि जो केदार मंडल मतलब गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है उस पर क्या होता है,
किसके उस पर जो ललितादित्य आक्रमण करता है, या वहाँ पे आता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ललितादित्य यहाँ पर आता है और आक्रमण करता है और इन राजाओं को भी अपने साथ मिला देता है और लास्ट में कार्तिकेयपुर राजवंश के पास जाता है, तो वह ललितादित्य का सामंत बन जाता है, ऐसा माना जाता है। और किससे वह जानकारी प्राप्त होती है, तो राज तरंगिणी मतलब राजाओं की जो नदी एक किताब है, किसने लिखी है, तो कल्हण द्वारा यह लिखी गई किताब है और इसमें जो कश्मीर के राजवंश राजाओं के बारे में जानकारी इसमें प्राप्त होती है। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था, तो ललित सूर्यदेव, बसंत देव, भूदेव या फिर कल्याण राजदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत देव, इस वंश का संस्थापक था। तो इसमें दोस्तों आपने पौरव वंश के बारे में जाना। आपको कोई अभी अगर डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं और साथ में पौरव वंश यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई भी अगर डाउट होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें लिखिए और हम उसका जरूर बताने की कोशिश आपको करेंगे। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।